अपन कह सकते फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन कॉइन रहता है, उसको दो ये रहते हेड एंड टेल। हाँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि कौन से भी चीज को तीन बाजुएं रहती है। तो ऐसा तो खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। गाड़ी ट्रैक पे अच्छे से दौड़ रही थी, वो ड्रिल होगी जिसको बोलते हैं। पॉलिटिक्स इज गेम। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और एम्प्लॉयमेंट और ये इसमें इतनी ज़्यादा वाइड आपका वॉइस ऑफ लीडरशिप में, जहाँ पर हम ऐसे लीडर्स के बारे में बात करते हैं जो देश को दिशा देने का कार्य करते हैं। वैसे ही आज हमारे साथ अमरावती के एक प्रसिद्ध नेता जुड़े हैं जिनको हम अमरावतीकर विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। जी हाँ, कोई नहीं और कोई नहीं, हमारे अपने प्यारे सुनील जी देशमुख। सुनील जी, आपको अमरावती की जनता विकास पुरुष के नाम से जानती है, तो इस उपाधि को लेके आपके क्या मायने हैं? नहीं, अच्छा तो लगता है। और क्या हुआ है कि जैसे मैं पहली बार चुन के आया तो अमरावती शहर की परिस्थिति बहुत ही ख़राब थी। शहर बोलने से ज़्यादा एक बड़ा खेड़ा, विलेज जिसको बोलते हैं, ऐसी इसकी अवस्था थी। तो मैंने उसको प्लानिंग से नियोजनबद्ध पद्धति से इसको डेवलप किया। तो फिर लोगों ने खुद होकर उपाधि दी है, पर अभी उपाधि दी है तो वो उपाधि पे खड़ा रहना ये भी काम रहता है। इसलिए फिर निरंतर अमरावती शहर के अच्छे के लिए, अमरावती शहर एक बेहतर शहर बने, अमरावती शहर एक महाराष्ट्र का एक अच्छा शहर करके लोगों के सामने आए, इसलिए फिर मैं निरंतर प्रकल्प लाते गया। अब जैसे कि आपका एजुकेशन यहाँ पे हुआ है, अपना नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल में हुआ है, आपका बैकग्राउंड रहा है, मतलब एक सक्सेसफुल करियर ही बोला जाता है MBBS MD रेडियोलॉजिस्ट होना। तो अब वहाँ से आपका यहाँ पे जर्नी कैसी रही, मतलब आपकी यात्रा कैसी रही राजनीतिक इसमें? नहीं, ये बात तो सच है कि मेरे फैमिली में मैं पहला डॉक्टर था और सबकी यही इच्छा थी कि मैं प्रैक्टिस करूँ या डॉक्टरी सामने चलाऊँ। पर वहाँ मेडिकल कॉलेज में हमको डॉक्टर श्रीकांत जिस्कार मिले, जो हमारे नेता थे। आप डॉक्टर श्रीकांत जिस्कार को जानते हैं, ये देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और वो MBBS थे, MD थे। 8 विषय में उन्होंने MA किया था, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, इंग्लिश, सब यानी ही वॉज मोस्ट लर्नेड पर्सन इन द इंडिया। जब आशिया का सबसे जिसे करके कि लर्नेड पर्सन कौन है, इसकी जब कंपटीशन हुई तो वो वो पहले नंबर पे आए। तो वो मेडिकल कॉलेज में मेरे से सीनियर थे और वो हमारे नेता थे और बाद में वो MLA बने, MP बने, मिनिस्टर बने। तो फिर उनके राह कदमों पे हम चलते गए। वो जैसे फिर वो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में वो अध्यक्ष बने, तो फिर मैं बना। तो डॉक्टर श्रीकांत जिस्कार हमको नागपुर मेडिकल कॉलेज में मिले। वो हमारे गुरु थे, राजकीय गुरु थे। तो वो जैसे वो राजनीति में गए तो उनके पीछे पीछे हम भी राजनीति में चले गए। अच्छा, तो आप उनको ऐसा मेंटर फॉलो करते हैं जैसे? हाँ। तो आपका वो मतलब डायरेक्टली आप राजनीति में आए हो या कोई अलग, मतलब डायरेक्टली कांग्रेस में आपने ये लिया है या? नहीं, वो कांग्रेस में थे और ऐसा मैं कांग्रेस में घूमते फिरते नहीं आया। मैं जब कांग्रेस पार्टी में आया तो मैंने 2-4 पार्टियों के क्या उद्देश्य है ये भी जानने की कोशिश किया और मुझे ऐसा लगा कि वो कांग्रेस पार्टी ये सबसे सेकुलर पार्टी है। वो देश की अखंडता और एकता अखंड रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये पार्टी पे, और इस पार्टी, और वो तो राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसलिए फिर हमने सोचा, डॉक्टर जिस्कार भी कांग्रेस के ही नेता थे, पर उनके राह कदमों पे हम कांग्रेस में आए। तो कॉलेज पॉलिटिक्स में आप किस इसमें पार्ट लेते थे या फिर कांग्रेस? हम पॉलिटिक्स, मैं मेडिकल कॉलेज में था, उसके बाद यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में था और तब नागपुर यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली से तो बुल्ढाना तक थी और वहाँ विद्यार्थियों का अध्यक्ष चुना जाता था। उसका बड़ा महत्व होता था। राजनीति में वो ज़माने में जितने भी राजनेता थे, फिर वो आप सतीश चतुर्वेदी लो, देवेंद्र फडणवीस लो, नितिन गडकरी लो, जितने भी बड़े नेता से ये सब विद्यार्थी नेता करके सामने आए थे। हाँ। और मैं वो विद्यार्थी संघ का अध्यक्ष पूरे विदर्भ का चुन के आया था, पूरे विदर्भ। और मुकुल वासनिक जो आज देश के कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है, सर्वोच्च नहीं बोलेंगे, एक बड़े नेता है कि जो CWC में मेंबर है, वो मेरे सेक्रेटरी थे। मैं अध्यक्ष था और वो मेरे सेक्रेटरी थे। तो विद्यार्थी उसको क्या बोलते, विद्यार्थी इलेक्शन में, कॉलेज इलेक्शन और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही मैं ऊपर आया।
मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली बैकग्राउंड नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो पुलिस ऑफिसर थे, तो वो तो ये शहर से वो शहर, वो शहर से वो शहर में जाते थे। तो हमारे जैसे जिसको अपन कह सकते फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन, मैंने पहले पीढ़ी का राजनेता। करेक्ट, वही फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जैसे बोलते हैं, वैसे आप फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन है। तो आपको जो मेडिकल कॉलेज में मेडिकल फील्ड में आपने जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, अलग अलग जो आप प्लानिंग की स्किल्स होती है, वो सब चीज़ें आपने इम्प्लीमेंटेशन में आपको कैसे हेल्पफुल रही है आपके पॉलिटिकल? देखो, जब कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हमको पढ़ाया जाता है कि हिस्ट्री क्या इतिहास है, वो पेशेंट के अपन की भाई उसको मैरिड है नहीं है, ये जो हिस्ट्री अपन लेते हैं उसके कि वो उसके क्या व्यवसाय है, उसके क्या हैबिट्स है, उसको क्या पुराने उसके घर में किसको बीमारी रहती। तो डायग्नोसिस जब भी अच्छा होता है कि जब तुम हिस्ट्री अच्छे लेते हो। तो हम हिस्ट्री अच्छा लिए तो ही तुम्हारा डायग्नोसिस, मैं मेडिकल फील्ड का बता रहा हूँ, तुम्हारा डायग्नोसिस अच्छा होता है। और डायग्नोसिस अच्छा हुआ तो इलाज अच्छा होता है, और इलाज अच्छा हो तो पेशेंट बड़ा होता है। तो वही हम राजनीति में हम करते हैं। कुछ भी चीज़ हमारे पास आई तो उसका सब आगा पीछा ये सब जान लेते हैं। देखो, लोग बोलते हैं कि जो कॉइन रहता है उसको दो ये रहते, हेड एंड टेल। मैं ऐसा समझता हूँ कि कौन से भी चीज़ को तीन बाजुएं रहती है। एक रहती है जो आप सामने वाला आप लोग कहता है उसकी बाजू, वो एक उसके विरुद्ध वाले की बाजू, और एक फैक्ट सच्चाई। तो आपको वो सच्चाई ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जो आदमी रहता है वो तो खुद की बात बताएंगे कि ये मेरे पे अन्याय हुआ है, मेरे को ये तकलीफ है और इसके लिए ये सामने वाला जिम्मेदार। यदि आप उसको पूछोगे तो वो बोलता है कि इसकी गलती है, मैं तो यही कर रहा हूँ। तो ये दोनों के बीच में एक सच्चाई रहती है, फैक्ट रहती है। वो फैक्ट यदि ढूंढना है तो इसकी हिस्ट्री आप अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये हमारा मेडिकल फील्ड में से अपन कह सकते हैं कि हम पकड़ लेते हैं। आपने अच्छा पॉइंट बोला है सर, पर अभी जैसे ये होता है, जैसे आप बोल रहे तीन पहलू होते हैं, हर एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हर इंसान सही होता है। तो आप उसमें से फैक्ट फाइंड आउट करने में कैसे ये करते हैं? नहीं, कैसा है कि कोई भी आपको बात समझ गई थी कि लोगों को लगता है हर चीज़ के दो पहलू रहते हैं। मैं समझता हूँ तीन पहलू रहते हैं, एक सामने वाले का, उसके विरुद्ध वाले का, और एक सच्चाई। तो ये सब जब अपन हिस्ट्री में आते हैं तो उसमें से समझ लेना चाहिए कि इसमें से कितने सच्चाई इसमें है, किसकी सच्चाई इतने में। और कोई भी सच्चाई जो रहती है और फैक्ट रहती है, इज इज सब्सटेंशिएटेड बाय प्रूफ। मेरे को इसने मारा, समझो बताया, तो भाई कौन तेरे बाजू में था? तो था नहीं था, एक छोटी सी बात है नहीं। तो वो उसमें से सच्चाई निकालने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लेना पड़ता है, और वो एफर्ट्स आप लिए तो फिर आपको समझता है किसका बराबर है, इसका कितना परसेंट बराबर है, इसका कितना परसेंट बराबर। तो उसमें से आप निष्कर्ष निकाल के सही निर्णय ले सकते हैं। करेक्ट है। आपने सर ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स में काम किया, जैसे हम बोलते हैं फाइनेंस और प्लानिंग से लेके पब्लिक वर्क्स और एनर्जी सेक्टर, हर सेक्टर में आपने काम किया है। तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली सेक्टर कौन सा रहा है जो अमरावती और विदर्भ की ग्रोथ में, जैसे आपको विकास पुरुष बोलते हैं, तो विकास में आपको इन सेक्टर में सबसे ज़्यादा योगदान कौन से सेक्टर का लगा है? देखो, ऐसा है कि हर सेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी मैं तो इरिगेशन, PWD, एनर्जी, फाइनेंस, प्लानिंग, ये सब विभाग में मैं राज्य मंत्री करके कार्यरत था। पर आप भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्व रहता है अर्थ, फाइनेंस। बोलते हैं ना सबसे बड़ा रुपया। वो बोलते हैं ना कि हे खुदा, पैसे को बोलते हैं ना, पैसा तू खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो वैसा रहता है फाइनेंस। आफ्टर ऑल बहुत सारा प्लानिंग करो, और वो प्लानिंग के लिए तुम्हारे पास यदि निधि नहीं है, उसके लिए तुम्हारे पास फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है, तो सब प्लानिंग हवा में रहती है ना। तो सारी चीज़ों, इसलिए आप देखते हैं कि सारे महाराष्ट्र में या देश में सबसे ज़्यादा महत्व पंतप्रधान और मुख्यमंत्री का फाइनेंस मिनिस्टर को रहता है। तो फाइनेंस इज एन मोस्ट क्रूशियल पोर्टफोलियो, आई विल से। करेक्ट है सर। सर 2009 का एक किस्सा है, जैसे कि आप एक्सपेल हुए थे नेशनल कांग्रेस पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो उसके बाद अभी करंट में आपके वर्तमान में रिलेशन कैसा है इसके साथ? उससे कुछ इफेक्ट हुआ या नहीं? ऐसा कुछ नहीं, वो तो है, ऐसा है कि मेरी गाड़ी ट्रैक पे अच्छे से दौड़ रही थी, वो डिरेल होगी जिसको बोलते हैं।
अब ऐसा है, मैं जो पार्टी में इतने साल से काम कर रहा था, अचानक ऐसा एक्सीडेंट हुआ और मेरे को वो ट्रैक छोड़ के दूसरे ट्रैक पे जाना पड़ा। वो ट्रैक पे मैं कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मैं मेरे पुराने ट्रैक पे आया। पर उसमें स्पीड तो कम हो जाती ना ट्रेन की। हाँ, बहुत सारे स्टेशन छूट जाते हैं। हाँ, तो वैसे अभी जो सीनियरिटी तब रहती थी, वो सीनियरिटी पीछे आ गई ना थोड़ी सी। तो उसका नुकसान तो पॉलिटिकली हुआ ही है। पर चलो, पॉलिटिक्स इज गेम, उसमें हार जीत होती रहती है। पर आप फिर भी प्रेफर करते हैं अपने रूट से जुड़े रहना? हाँ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, मुझे ऐसा है कि मैं सेक्युलर एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ, और इसलिए मेरे को सेक्युलर पार्टी से जुड़ा रहना ज़्यादा कंफर्ट फील करता हूँ मैं। करेक्ट है सर। और ऐसे एक आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे यंग स्टूडेंट्स को या फिर यंग लीडर्स को? ऐसा बोला जाता है आप भी स्टूडेंट्स के थ्रू ही, मतलब एक छात्र नेता जैसे ही बाहर आए हैं और बाद में एक आज इतने सक्सेसफुली, आप बहुत सक्सेसफुल लीडर है, अमरावती के लोग, बहुत लोग आपको इंस्पिरेशन मानते हैं। तो आप एक स्टूडेंट्स को ऐसी क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि एक एज अ, जैसे स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं ना, आज की स्टूडेंट पावर जो है वो एक एटॉमिक पावर है, उसको जैसे हम प्लेस करेंगे वैसे वो वर्क करेगी। तो आप इस कहावत पे भी कितना मानते हैं और आपका क्या ये रहेगा उस पर? वो तो है, ऐसा जो कुछ है वो स्टूडेंट्स ही है। तो उनको सच और झूठ में क्या फ़र्क है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के स्टूडेंट्स, मुझे जो उनके बारे में जो थोड़ा सा ये लगता है कि खुद थिंक नहीं करते, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। व्हाट्सएप पे जो आता है वही सच्चाई है। और वो सच्चाई को मान के यदि आप वो मार्ग पे जाओगे तो फिर उसमें कुछ नहीं। हर चीज़ को एनालाइज करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और लड़के बहुत बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट है, उनको सच और झूठ का ये समझ। पर यदि खुद उसका विश्लेषण नहीं करोगे और किसी ने विश्लेषण किया, व्हाट्सएप पे जो भेजा है उसको सच मानोगे, तो फिर उसमें आप सच्चाई से बहुत दूर चले जाओगे। तो मुझे ऐसा रहता है कि हर चीज़ जो मोबाइल में आती है वो सच नहीं है। आपको हिस्ट्री, फाइनेंस, ये सारे सब्जेक्ट के थोड़ा थोड़ा ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और वही मैं यदि एडवाइस करूँगा कि स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट हैं, इन्होंने थोड़ा ओपन माइंड रख के ये सारा विषय जो है उसको उसके गहराई तक अपने जाना चाहिए, ताकि ज़िंदगी में उनको अच्छा सक्सेस मिले, अच्छा यशस्वी हो जाए। मतलब हम बोल सकते हैं अभी जो इन्फ्लुएंसर्स है करंट में, उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स पे, तो उनको भी कहीं समझना ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को कैसा इन्फ्लुएंस। राइट, करेक्ट। और सर अभी जैसे करंट एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, जैसे हम बोलते हैं स्टार्टअप्स, और इन सब का स्टार्टअप्स का ट्रेंड चल रहा है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप एक नया क्रेज़ है, स्टूडेंट्स में भी क्रेज़ है, और बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा ड्रिवन है, एम्प्लॉयमेंट्स की कमतरता होने की वजह से, जो कि एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन फिलहाल किसी के पास ही नहीं है। तो उस पर आपका क्या एक ये रहेगा, एडवाइस रहेगा? मेरा अनुभव ऐसा है, देखो आप कोई भी डेवलप कंट्रीज़ में जाओ, वहाँ हायर एजुकेशन बहुत कम लोग लेते हैं, और उनका जो एजुकेशन, वो जो शिक्षा प्रणाली है, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई है। अभी आप मेरे को बताइए कि एमए किया हुआ लड़का है या मैंने जो पहले पढ़ा हुआ है, वो मेरे को प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं काम में नहीं आता। करेक्ट है सर। और इसीलिए शिक्षण और एम्प्लॉयमेंट और ये, इसमें इतनी ज़्यादा वाइड गैप है कि तुम जो पढ़ते हो उसका तुम्हारे आगे के करियर में कोई उसका फ़ायदा नहीं होता। और वो जो करियर में जो आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है वो पढ़ाते नहीं है। सो मुझे लगता है कि ये जो मतभिन्नता है या और ये जो डिफरेंस है, ये कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने के बजाय जो काम में आए, आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपको एम्प्लॉयमेंट मिले इसलिए इस दुनिया, वो यदि आपने पढ़े तो आज आप देखो, यदि मेरा एक गार्डन है, पर मेरे को गार्डन नहीं मिलता, मेरे को ड्राइवर नहीं मिलता, मेरे को यदि एक मेरा बाथरूम में कुछ खराब है, टूटा हुआ है, प्लम्बर नहीं मिलता। और दूसरी जगह हजारों लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अच्छा, ये लोग ऐसा नहीं, 1000 रुपये एक दिन का 1000 रुपये उनको मिलते हैं, पर वो नहीं पढ़ते, वो दूसरा कुछ ऐसा पढ़ते हैं कि जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में उनको कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ने भी ये समझना चाहिए कि कौन से सेक्टर में अपने को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, और वो सेक्टर में यदि जाए
तो मुझे लगता है कि सबको ही, समाज को ही सुविधा मिलेगी। आप जाओ ना, आप कहाँ दिखता बताओ, ड्राइवर मिलता है कि आपको इमीडिएटली? नहीं मिलता है। मतलब ऐसा हो गया है कि जॉब चाहिए तो सिक्योर जॉब चाहिए या फिर टेबल और जॉब सबको चाहिए। हाँ, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और वो भी सिक्योर जॉब चाहिए, और वो मिलता नहीं और फिर फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं। तो और यहीं आप जाओ फॉरेन कंट्रीज में, तो वहाँ आपको दिखेगा कि ये सारी चीज़ों को बहुत, वो भी गाड़ी से आता है, प्लम्बर भी गाड़ी से आता है, क्योंकि उसको अच्छा रिम्यूनरेशन मिलता है। तो मुझे लगता है कि देखो ना, मैं कितने दिन से गार्डनर की तलाश कर रहा हूँ, आता है एक दिन, उसके बाद भाग जाता है, आता ही नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने अपना इंटेलिजेंट क्वोशंट कितना है वो सोच समझ के फिर अपने सामने जाना चाहिए। करेक्ट है। मतलब बहुत से सेक्टर्स में ऐसा भी होता है, बहुत सारे सेक्टर में अब ऐसा फ्री में भी काम करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, आईटी सेक्टर में देखा जाएगा, और यहाँ पैसे मिल रहे हैं फिर भी लोग काम करने तैयार नहीं, उनको सब स्टैंडर्ड लगता है, सब स्टैंडर्ड लगता है। करेक्ट। मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में स्टूडेंट्स बहुत सही वहाँ यहाँ से पुणे जाएंगे 18 और 20 हज़ार रुपये में काम करेंगे, जहाँ उसको रूम से भी भाड़ा देना है, उसको घर का भी खाना, पर यहाँ ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसमें 30-30 हज़ार रुपये मिलेंगे, पर उसको एक। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ये जो है ना, कि जैसा वर्क कल्चर जो है उसको स्टेचर नहीं मिला है अच्छा। हाँ, एक ऐसा लेवल नहीं मिला। करेक्ट। तो उस पर हम क्या एक्शंस ले सकते हैं जिससे वो, मैं वैसे ही बोला कि भाई भलते ही चीज़ों के पीछे लगने से तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम्हारा इंटेलिजेंट क्वोशंट क्या है, तुम्हारी पढ़ाई की कैपेसिटी कितनी है, तुम्हारे को कुछ चीज़ में इंटरेस्ट है, ये सोच समझ के स्टूडेंट ने अपना निर्णय लेना चाहिए। ना कि वो भी बी कर रहा था मैं भी बी करूँ, वो MBA कर रहा, तो आपने तो डजनों लोग देखेंगे भाई जिन्होंने MBA किया है पर आता कुछ नहीं। करेक्ट। अभी जैसे इंटर्नशिप स्कीम्स वगैरह लागू की है, और अमरावती में भी टेक्सटाइल पार्क है, तो आपको लगता है स्टूडेंट्स पुणे माइग्रेट करने की जगह पे अमरावती? एग्जैक्टली ऐसा है कि हम बीच में हमने भी एफर्ट्स लिए थे, जब टेक्सटाइल पार्क है तो टेक्सटाइल पार्क को लगने वाला जो एम्प्लॉयमेंट है उसके कोर्सेज IIT में रहना चाहिए, उसके कोर्सेज इंजीनियरिंग कॉलेज में रहना चाहिए। अब अपने यहाँ कॉटन इंडस्ट्री आ रही है, तो उसको तो वो ये टाइप करना चाहिए, यानी ये एरिया में जो इंडस्ट्रीज़ है वो इंडस्ट्रीज़ को कौन सा मैन पावर लगने वाला है, वो मैन पावर लगने के लिए कौन से कोर्सेस अपने को सिखाने चाहिए, वो कोर्सेज यदि सीखेंगे तो ये लोगों को भी एक ट्रेंड मैन पावर मिलेगी और इनको भी घर के पास एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अभी रिसेंटली सर मैंने सोलापुर में एक विजिट किया था, जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम गए थे, तो सिर्फ कॉटन जिनिंग वगैरह भी नहीं, मशीनरी ऑपरेशंस और ये सब के लिए भी ये होते हैं, मतलब एक ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, और वो भी एक स्किल लेबर में कंसिडर होता है। तो वहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी में इंप्लीमेंट किया है एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिग्री, मतलब एक डिग्री है कंप्लीट, जो BCA MCA टाइप 3 इयर्स का कोर्स है। तो वैसा कुछ हम अमरावती में कर सकते हैं? एग्जैक्टली। आपने जो स्किल एम्प्लॉयज़ यदि चाहिए तो कौन से टाइप का एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट होने वाला है, उसको जो सूट होगा वैसे कोर्सेज यदि अपन ने किए तो दोनों को भी, इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा और स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा। तो आप जैसे बोल रहे कि यही, और ये सब राज्यकर्ताओं को करना है आफ्टर ऑल, और किस प्रशासन को करना है, क्योंकि स्टूडेंट तो बेचारा उसको थोड़ी मालूम है, उसको तो वो थोड़ी डिसीजन मेकिंग पे है, वो तो भी निर्णय लेने की क्षमता में, जो लोग निर्णय लेते हैं, एक तो राजनीतिज्ञ लेते हैं या प्रशासन लेता है, इन्होंने सामने आके ये सब चीज़ करना चाहिए। करेक्ट है सर, बहुत धन्यवाद। और कुछ आप एडवाइस देना चाहें या आप नहीं इसके माध्यम से किसी को बताना चाहें? वही मैं बताना चाहता हूँ कि 21st सेंचुरी की जो ये है रेस बोल सकते, ट्रेंड्स है, वो ट्रेंड्स सीख लेना चाहिए। अभी एक ज़माने में ऐसा था कि जो लोग पढ़ते थे और जो लोग नहीं पढ़ते थे, उसमें पढ़ने वाले लोग सामने निकल गए, जो नहीं पढ़ सके वो पीछे रह गए। फिर ऐसा सिचुएशन आया कि जो कंप्यूटर जानते थे और कंप्यूटर नहीं जानते थे, जो लोग कंप्यूटर जानते थे उनको वो निकल गए, जो नहीं कंप्यूटर जानते तो पीछे रह गए। वैसे ही 21st सेंचुरी में ये जो बदलाव आया है, वो बदलाव को एडप्ट कर लेना चाहिए और फिर सामने जाना चाहिए, तो ही तुम रेस में टिकोगे। दिस इज फियर्स कंपटीशन गोइंग ऑन। आपको तो समझते इतना कंपटीशन है कि एक मार्क में 3-3 हज़ार 4-4 लोग अटके हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए फ्यूचर काय में है, किस विषय में है, इसका ध्यान करते हुए यदि अपना मार्ग अपन ने चुना तो मुझे लगता है कि सक्सेस मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच।